वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप करवाने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट कराने से पहले इस वीडियो में मेंशन किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूल्स को जरूर देख लीजिए, टैक्सेशन प्रोविजन को जरूर देख लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की हार्डशिप का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो। तो सारे वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी के रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बेनिफिट क्या है। दोस्तों हम क्यों आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएं, तो उसके लिए सबसे पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो गारंटीड रिटर्न मिलता है। दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट पे मिलने वाला रिटर्न जो है इंटरेस्ट के रूप में मिलता है और वो आपका फिक्स्ड रहता है। आप जितनी टाइम पीरियड की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं उस पीरियड पे इंटरेस्ट रेट बैंक आपको पहले ही बता देता है। उसके बाद कैपिटल प्रिजर्वेशन। दोस्तों आजकल क्या है कि लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं और आपका और भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर इन केस लॉस होता है तो आपका कैपिटल जो है रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों उस केस के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा आपका रहता है और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। उसके बाद स्टेबल इंटरेस्ट रेट रहता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट जो पहले डिसाइड हो जाता है उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलता ही मिलता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, यानी कि आप मल्टीपल टेन्योर के पीरियड की फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप इजीली इसको ओपन करवा सकते हैं किसी भी बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, और उसको मैनेज कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को दोस्तों डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक यहाँ पे कंपोनेंट प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। जैसे मिस्टर ए ने यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिया, उसके बाद एक पोर्शन गोल्ड में लगा दिया, उसके बाद एक पोर्शन इन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक पोर्शन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो अब एक पोर्शन अगर वो अपना फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो वो उनका पोर्टफोलियो जो है रिस्क और विदाउट रिस्क जो है पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को भी फिक्स डिपॉजिट करवा के डाइवर्सिफाई करवा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप अपने फिक्स डिपॉजिट पे लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का कुछ एक परसेंटेज लेके आपका लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है बैंक के थ्रू। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट में ना केवल इंटरेस्ट के अंदर बेनिफिट है बल्कि यहाँ पे टैक्स के अंदर भी सीनियर सिटीजन को काफी सारे बेनिफिट्स है। उसके साथ साथ अगर आप टैक्स सेविंग के ऑप्शन में जाते हैं 80C के अंदर, तो दोस्तों आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं टैक्स सेविंग FDR का, जिसकी टाइम लिमिट होती है 5 इयर्स। अब दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स कौन कौन से हैं जो फिक्स डिपॉजिट पे अप्लाई होते हैं। दोस्तों अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो हम एक फाइनेंशियल ईयर पे देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर आप करवाते हैं अगर 10 लाख या उससे ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट, और वही अगर फिक्स डिपॉजिट आप करवा रहे हैं कैश के थ्रू, तो उसकी लिमिट यहाँ पे घट के 2 लाख रुपए हो जाती है। अगर वो डिपॉजिट करवाते हैं आप बैंक के, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेटिव बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उनको यहाँ पे चाहे सिंगल और मल्टीपल ट्रांजैक्शन के थ्रू हो और आपकी एग्रीगेट वैल्यू आपकी 10 लाख से ज्यादा होती है, तो उनको रिपोर्टिंग करनी होती है बैंक, पोस्ट ऑफिस और इंस्टीट्यूशन को SFT के थ्रू। किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही आपकी इंफॉर्मेशन लेके किससे वेरीफाई करता है? आपके ITR फाइल किए हुए पे। अब अगर आपने ITR फाइल कर दिया है, उसके अंदर कुछ मिसमैच मिलता है
और अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया है तो इस केस के अंदर दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट SFT रिपोर्टिंग को वेरीफाई करके और आपको भेज देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। और ये नोटिस ना केवल करंट फाइनेंशियल ईयर का आ सकता है बल्कि दोस्तों आपके पिछले सालों के भी रिटर्न्स खुल सकते हैं, पिछले सालों के भी नोटिस आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले केस की बात करते हैं कि अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया है तो उस केस के अंदर आपका नोटिस आ सकता है सेक्शन 148 का नोटिस आ सकता है विद इन 3 इयर्स के अंदर आ सकता है जो असेसमेंट ईयर आपका एंड हुआ है उसके। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, तो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर उसका असेसमेंट ईयर है आपका 25-26, तो 25-26 एंड होगा कब? 2026, 31 मार्च 2026 को। उसके 3 साल यानी कि 31 मार्च 2029 तक आपको आ सकता है नोटिस। अभी करंट असेसमेंट ईयर की बात करूं तो असेसमेंट ईयर चल रहा है 25, तो 31 मार्च 25 को खत्म हो जाएगा और 31 मार्च 25 का नोटिस आपको आ सकता है कब तक? 2028 तक। तो दोस्तों यहाँ पे 148 के नोटिस के लिए आपको यहाँ पे नोटिस से बचना है तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए आपके इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया है तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? अपने इनकम के सोर्सेस और प्लस आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी कोई मैंडेटरी फाइलिंग के अंदर आपकी ITR फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनकम टैक्स आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? अगर आपने ITR फाइल नहीं किया तो आपसे पूछेगा कि सोर्स बताइए कि आपका FD का अमाउंट कहां से आया। तो दोस्तों इसमें FD का अमाउंट का सोर्सेस क्या हो सकता है? या तो आपको गिफ्ट मिला हो, तो गिफ्ट आपका 50,000 से ऊपर होता है तो वो आपका टैक्सेबल है, लेकिन वही गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिला है तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। या फिर आपके पास पुरानी कैपिटल हो, उसके बाद आपने किसी से लोन लिया हो और लोन को आपने फिक्स डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो ये सारे सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। उसके साथ आपकी कोई इनकम हो जो कि 2.5 लाख रुपए और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपकी 3 लाख रुपए से कम हो। तो दोस्तों इस केस के अंदर जो है आपने ITR फाइल नहीं किया, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स है और फिर आप गवर्नमेंट को यहाँ पे बता सकते हैं FD अमाउंट हमने इस सेंस में आपने बनाई है। लेकिन अगर आपने बना ली है, मान लीजिए FD तो बना ली है 10 लाख की और आप बोल रहे हैं कि आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस के अंदर आप कैसे वेरीफाई करेंगे? इसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो आप हमारी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, दोनों ही डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों उसके साथ तो अब आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इस केस के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे क्या पूछेगा? सोर्स फाइल नहीं हुआ है तो उस केस के अंदर आपका डिमांड ऑर्डर निकाल देगा। डिमांड किसका निकालेगा? जो एप्लीकेबल टैक्स बनता है उसका, प्लस पेनल्टी कितनी हो सकती है? 200% भी हो सकती है दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी। और इंटरेस्ट कितना होगा? 12% पर एनएम की रेट से। गवर्नमेंट आपको देती 6% की रेट से है रिफंड पे इंटरेस्ट, लेकिन लेती आपसे डबल है 12% की रेट से। इसके साथ अब मैं बात करूं कि अगर आपने ITR फाइल कर दिया है लेकिन मिसमैच है तो इस केस के अंदर 148 और 133(6) का, तो 148 और 133(6) बोलता है अगर आपने मिस रिपोर्टिंग की है तो उस केस के अंदर सोर्स पूछेगा। सेम इसी तरह से आपको बताना होगा सोर्स क्या है। सोर्स क्या हो सकता है? गिफ्ट हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, लोन हो सकता है, आपकी इनकम हो सकती है। उसके बाद आपको बताना होगा अगर सोर्स नहीं मिलता है तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका क्या है? पेनल्टी लगा देगा, इनकम टैक्स की, पेनल्टी की और इंटरेस्ट की, जो आपका अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लिमिट क्या है फिक्स डिपॉजिट की। दोस्तों एक बैंक के अंदर आप 10 लाख की डिपॉजिट करवा सकते हैं, उससे ज्यादा भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप 10 लाख से ऊपर करवाते हैं तो आपसे बैंक पूछ सकता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। पर बैंक पर पैन कार्ड आपकी लिमिट यहाँ पे है 10 लाख की लिमिट मानी जाती है। और उसके बाद जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, ICICI बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई 5 लाख की, SBI में करवाई आपने 8 लाख की और HDFC में करवाई 11 लाख की। तो HDFC बैंक आपका रिपोर्टिंग करेगा SFT में, ना कि आपका ICICI बैंक और ना आपका SBI बैंक। उसके बाद यहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जैसे ही रिपोर्टिंग होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाकी सारी चीजें भी चेक करेगा। दोस्तों इसके साथ आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको अपने ITR के अंदर सारे के सारे जितने भी बैंक अकाउंट है ना वो आपको दिखाने होते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपने एक बैंक में 5 लाख की करवाई, दूसरे बैंक में 8 लाख की करवाई है, तो बैंक आपसे आपकी एक केस के अंदर रिपोर्टिंग होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे बैंक के स्टेटमेंट भी आपसे मंगवा सकता है।
तो दोस्तों आपको ध्यान से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाने से पहले पूरा ध्यान रखना है, सही रिपोर्टिंग करनी है और सही अपने इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप रिन्यू करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट को, रिन्यू के केस में अंदर भी सेम ही लिमिट है, यहाँ पे 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से कम होगी तो आपकी कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं होगी। साथ में यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के रूप में समझते हैं, आपने ऐसे आईसीआईसीआई में 5 लाख की एफडी करवाई है, एसबीआई में 8 लाख की एफडी करवाई है, एचडीएफसी में जो आपने एफडी करवाई है 9 लाख की करवाई है, वो रिन्यू होकर 10,50,000 की हो रही है। तो दोस्तों इस केस के अंदर एचडीएफसी बैंक आपकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट करवाते हैं, नई फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, उसको एनहांस करके करवाते हैं और वो 10 लाख से ज्यादा होती है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे बैंक आपका रिपोर्टिंग करेगा। उसके बाद दोस्तों आपके अगर प्रीवियस ईयर के अंदर 9,90,000 तक की रिपोर्ट आपने एफडी करवाई है तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। करंट ईयर के अंदर भी 9,90,000 की करवाई है तो कोई भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बेनिफिट अंडर सेक्शन। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C की। तो 80C के अंदर आपको, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, टैक्स सेविंग एफडीआर पे आपको छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की और हर साल मिलती है। हर साल आपको इन्वेस्टमेंट करवाना होगा। प्री मैच्योर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से ईयर में? जिस ईयर में आप उसको प्री मैच्योर करवाएंगे। इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है और इसकी छूट आपको केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं 194A के टीडीएस का। दोस्तों आपका टीडीएस काटेगा कौन सा? आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस कौन सी रेट पे? 10% की रेट पे काटेगा। लेकिन आपके लिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी एज जो है 60 साल से बिलो है, तो 40,000 की लिमिट है और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 के इंटरेस्ट की लिमिट है। इससे लिमिट को क्रॉस करते ही आपका 10% का टीडीएस कट जाएगा। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड ही अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर हायर रेट यानी कि 20% की रेट से आपका टीडीएस कटेगा। उसके बाद दोस्तों 15G और 15H की अगर मैं बात करूं, जो कि लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स की बात करता है, आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है 15G इंडिविजुअल के लिए जिनकी एज 60 ईयर से बिलो है, 15H सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है और ओनली रेजिडेंट ही फाइल कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको कब फाइल करना होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। अप्रैल के अंदर आपको फाइल करना होता है, ताकि दोस्तों आपको अप्रैल के अंदर अपनी बैंक और पोस्ट ऑफिस को ये फाइल कर देना है, ताकि बैंक और पोस्ट ऑफिस आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस ना काटे अगर इंटरेस्ट की लिमिट क्रॉस हो रही है 50,000 और 40,000 से। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप 15G और 15H ही फाइल करना भूल गए हैं, तो दोस्तों इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास अपने टीडीएस डिडक्ट हुए को वापस लेने के लिए। चाहे वो 10% की रेट से हो, चाहे वो 20% की रेट से हो, आपको फाइल करना है अपना इनकम टैक्स रिटर्न और आपको क्लेम करना है रिफंड। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी 80C के साथ आपको मिलती है एक और डिडक्शन 80TTB की। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों आप मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 50,000 की, लेकिन ये सारी की सारी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है। हर साल आप इसको क्लेम कर लीजिए। एक्रूअल बेसिस पे क्लेम हो सकती है ये डिडक्शन, और उसके साथ अगर आपको कैश बेसिस पे क्लेम करनी है यानी कि एट द टाइम ऑफ फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी आप इसको कैश बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट पे आपको 50,000 तक का इंटरेस्ट आता है, तो आप यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे उस इंटरेस्ट को एज ए डिडक्शन ले लीजिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 लाख तक का इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस लिमिट मिलती है। आपका कोई भी तरह का 5 लाख तक की एफडी पे कोई भी तरह का रिस्क नहीं है, चाहे आपने किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में करवाया हो। यहाँ पे DIGCGC जो है इंश्योरेंस करवाता है पर बैंक, आपका डिपॉजिट पे इंटरेस्ट होता है 5 लाख तक की डिपॉजिट पे यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। और ये जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगी कि अगर आपको 10 लाख की एफडी करवानी है तो 10 लाख की एफडी आप 2 अलग अलग बैंक में करवा लीजिए, जिससे आपका पूरा का पूरा 10 लाख का पैसा जो है सिक्योर हो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो नॉर्मल टैक्स स्लैब लगता है, चाहे इनकम जो है असेस होगी आपकी अदर सोर्सेज के अंदर असेस होगी, और न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में ही आप यहाँ पे 7 लाख तक की एफडी इंटरेस्ट की इनकम पे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, 0 टैक्स भर सकते हैं अगर आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो 7 लाख की लिमिट ही है, 87A की रिबेट के साथ आप 7 लाख तक की इनकम पे छूट ले सकते हैं, 0 टैक्स भर सकते हैं। और
ओल्ड टैक्स रिजीम में आप यहाँ पे एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, एटीटीटीबी का बेनिफिट ले सकते हैं और 7 लाख तक आप यहाँ पे जीरो टैक्स भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं आपको आईटीआर फाइलिंग करना कब मैंडेटरी है, आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी है अगर आप एफडी करवाते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है दोस्तों। और अगर आप फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनकम एक्सीड करती है आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दोस्तों बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जितनी इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना और न्यू टैक्स रिजीम में कितनी इनकम पे टैक्स नहीं देना। तो ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं 60 ईयर से बिलो इंडिविजुअल पे है 2.5 लाख की लिमिट, 60 साल से ऊपर यानी कि सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख की लिमिट है, सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख की लिमिट है। न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों मैं बात करूं तो 3 लाख की लिमिट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टेन्योर की। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इंटरेस्ट आपको टेन्योर वही चूज करना चाहिए जिसमें आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिले। यहाँ पे मैंने गूगल से एक्सट्रैक्ट किया है एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट को, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप 45 डेज तक एफडी करवाते हैं तो आपको 3.5% नॉर्मल केस में मिलता है, सीनियर सिटीजन में 4% है, वहीं ये 2% से बढ़ जाता है अगर आपकी एफडी इंटरेस्ट है एफडी करवाई हुई है 46 डेज से 179 डेज में, तो आपको 3.5 की जगह आपको मिलता है 5.5 का इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के केस में दोस्तों मिलता है 6% का इंटरेस्ट। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना है तो अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को देखते हुए आप फिक्स डिपॉजिट को पार्ट में करवाइए। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ए को अगर करवानी है 9 लाख की फिक्स डिपॉजिट तो दोस्तों इस केस के अंदर वो 3 लाख की 3 महीने की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो एक तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, दूसरा अगर 3 महीने बाद कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है तो वो उसको जो है मैच्योर करवा के उसको कैश करवा के और उसके फाइनेंशियल लायबिलिटी को मीट कर सकते हैं और उनको किसी भी तरह की यहाँ पे प्री मैच्योर का जो पीनल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे नहीं देना होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि फिक्स डिपॉजिट का कब आपको नोटिस आ सकता है, कितना करवाना है, कैसे करवाना है, क्या टैक्स लॉस है, सारी बातें हमने वीडियो के अंदर डिस्कस की है। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कमेंट रहता है, वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, कुछ कमेंट करना है, बुरा लगा है, कंप्लेन करनी है तो मिल जाऊंगी मैं आपको टैक्स साथी YT ऑफिशियल के इंस्टाग्राम पेज पे। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे भी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद जय। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।